नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। चीन में जहां कोरोना का नया वेरिएंट हाहाकार मचा रहा है, वहीं भारत अपनी तैयारियों को मजबूत करने में जुटा है। चीन में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश पर आज देश भर के सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। फिर से कोरोना को हराने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अस्पतालों में एक्सपर्ट की निगरानी में मॉक ड्रिल की जा रही है। बता दें, कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से लेकर पीएम तक हाई लेवल मीटिंग कर एडवाइजरी जारी कर चुके हैं। एयरपोर्ट्स में जांच तेज की गई है। रेलवे स्टेशन पर जांच का दायरा बढ़ाया गया है। बीते 2 दिन में देश के कुछ हवाई अड्डों से पॉजिटिव केस भी सामने आए हैं। इसके अलावा 8 जिलों में संक्रमण दर 5% से ज्यादा पाई गई है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में आज मॉक ड्रिल की गई है। इस कोविड-19 मामलों में किसी भी बढ़ोतरी की स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों की तैयारियों की पड़ताल के लिए सरकार की तरफ से देश के सभी अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल की गई, ताकि पिछली बार जब कोरोना की लहर आई थी उस समय जो कमियां रह गई थी, उस समय जो चूक हमसे हुई थी, उसको पूरा किया जा सके, उस कमी को पहले ही दुरुस्त किया जा सके, ताकि हालात कंट्रोल में लाया जा सके। अगर कोरोना यहां पर फैलता है, संक्रमण की दर यहां पर फैलती है, संक्रमण बढ़ता है, तो किस तरीके से हालात पर काबू पाया जाए, उसी के लिए आज देश के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई है। तो कोरोना पर आज मॉक ड्रिल डे है। पिछली बार जो कमियां रह गई थी कोरोना की लहर के दौरान, जो स्वास्थ्य विभाग में जो कमियां रह गई थी, अस्पतालों की बात की जाए, चाहे वहां ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की जाए या अस्पतालों में वेंटिलेटर हो, बेड की बात की जाए, वो भारी कमी देखने को मिली थी जब कोरोना की लहर अचानक से आई थी। लेकिन हमने पिछली लहर भी देखी है, हमने इस दूसरी लहर भी देखी है। उस समय जो कमियां हमसे रह गई थी उसको लेकर आज मॉक ड्रिल की गई है, ताकि तैयारियों को, अपनी व्यवस्थाओं को पहले से ही दुरुस्त किया जा सके और कोरोना से डटकर जंग लड़ी जा सके। कोरोना को लेकर भारत सरकार बिल्कुल अलर्ट है। अलर्ट मोड पर तैयारियां की जा रही हैं। देश के सभी अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल किया गया है। वहां पर जो स्वास्थ्य संबंधी उपकरण है, कोरोना संबंधी जो उपकरण है, उनकी जांच पड़ताल की गई, उनका आकलन किया गया है। सभी राज्यों में मॉक ड्रिल की गई है और उसकी समीक्षा की गई है। एक्सपर्ट्स की निगरानी में अस्पताल में सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इस मॉक ड्रिल के जरिए अस्पतालों में अगर सुविधाएं मजबूत होंगी तो कोरोना का हारना निश्चित है। और देश भर में अलर्ट भी जारी किया गया है। सरकार की तरफ से लगातार मास्क पहनने की लोगों से अपील की जा रही है, गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही तैयारियों से निपटने के लिए और तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए आज देश भर के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई है। यानी कि वायरस की विराट घेराबंदी की तैयारी है भारत सरकार में। चीन में भले ही कोरोना हाहाकार मचा रहा है, लेकिन भारत सरकार अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते कोरोना को भारत में पैर पसारने की जगह ना मिले, इसको लेकर पूरी तैयारी सरकार अपनी तरफ से कर रही है। युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है कि अगर संक्रमण दर यहां पर बढ़ता है तो किस तरीके से हालात पर काबू पाया जा सके, किस तरीके से निपटा जा सके कोरोना से, उसी को लेकर आज मॉक ड्रिल किया गया है। सभी अस्पतालों में, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, सभी देश भर के सभी अस्पतालों में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है और तैयारियों का आकलन किया जा रहा है। अस्पताल में तैयारियों की पड़ताल हो रही है कि किस तरीके की तैयारियां की गई हैं और आगे किस तरीके की तैयारियां करने की हमें जरूरत पड़ सकती है। तो कोरोना को लेकर आज देश भर में मॉक ड्रिल किया गया है। देश भर के अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल किया गया है। आपको बता दें कि इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से लेकर पीएम मोदी तक हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। एडवाइजरी जारी की गई है राज्यों को। साथ ही लगातार प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क पहना जाए और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। कोविड के जो मानक है उनका पालन किया जाए। जो भी पिछली लहर में हमने
दुष्परिणाम भुगते हैं, वैसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए हमें पहले से ही सतर्क रहना है, सावधान रहना है। लगातार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है। एयरपोर्ट्स पर जांच का जो दायरा है वो बढ़ाया गया है, एयरपोर्ट्स पर जांच तेज की गई है। 2 दिन में अगर बात की जाए, पिछले 2 दिन में देश के कुछ हवाई अड्डों से पॉजिटिव केस भी आए हैं। हालांकि अभी चिंता जैसी स्थिति नहीं बनी है, उन लोगों को आइसोलेट किया गया है और लगातार डॉक्टर्स द्वारा जांच की जा रही है। निगरानी में है वो लोग जो पॉजिटिव मिले हैं, आइसोलेट किया गया है। उनके संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जा रही है, उनका भी इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा 8 जिलों में अभी संक्रमण दर जो है वो 5% से ज्यादा बताई जा रही है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आज दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में मॉक ड्रिल की गई है। इससे कोविड-19 मामलों में किसी भी बढ़ोतरी की स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल की तैयारियों की पड़ताल की गई है कि अगर कोरोना का संक्रमण दर यहां से अचानक से बढ़ता है तो किस तरीके से अस्पतालों की तैयारियां होनी चाहिए, किस तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए, किन कोविड संबंधी उपकरणों की हमें जरूरत पड़ सकती है इमरजेंसी के समय। इन सब चीजों की पड़ताल के लिए, आकलन के लिए आज सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई है। सरकार ने आदेश दिए थे सभी राज्यों को कि अपने राज्य में जितने भी अस्पताल हैं सभी का मॉक ड्रिल किया जाए, सभी में, और सभी में तैयारियों को दुरुस्त किया जाए। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे जो हमें बताएंगे कि कोरोना के इस नए वेरिएंट से हमें कितना सतर्क, सावधान रहने की जरूरत है और कैसे कोरोना से इस जंग में ये जो मॉक ड्रिल की जा रही है ये अहम भूमिका निभाएगा। और इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ डॉक्टर अनिल कुमार जुड़ गए हैं, पूर्व सीएमओ रह चुके हैं कैलाश हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आज मॉक ड्रिल डे है। पिछली बार जो कमियां रह गई थी, क्योंकि पिछली बार अचानक से कोरोना आया था, उस कमियों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। तो ये जो मॉक ड्रिल की जा रही है ये कोरोना से जंग में कितनी अहम भूमिका निभाने वाला है? देखो, मॉक ड्रिल की जा रही है जी कि हम अपने अस्पताल की व्यवस्थाएं देख पाए कि कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हमने पहले से जो की हैं, जो पहले हम नहीं कर पाए थे वो इस समय हम कर पाए हैं। जैसे कि हमको ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट देखने हैं, ऑक्सीजन का वो देखना है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब हमें अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना है कि वो कितने बेड का अस्पताल था पहले, इसको हमने कितना हद तक बेड लगाए हैं, ऑक्सीजन प्लांट कितने लगे हैं हॉस्पिटल के अंदर जी। तो बहुत सारी चीजों को हम देखना चाहेंगे। नर्सिंग स्टाफ की वो भी देखना चाहेंगे भाई कितनी क्षमता है नर्सिंग की, डॉक्टर्स की कितनी क्षमता है हॉस्पिटल के अंदर, और बेडों की ऑक्यूपेंसी कितनी है और हम किस हद तक इसको अपने पेशेंटों को देखभाल कर सकते हैं जी। तो काफी चीजें देखनी है। आरटीपीसीआर की हमारे यहाँ पे जांच की सुविधा है या कहीं और बाहर भेजते हैं, जल्दी से जल्दी आरटीपीसीआर की जांच हो जाए जी। सर, ये मॉक ड्रिल होती कैसे है? डॉक्टर साहब, ये मॉक ड्रिल कैसे अस्पतालों में की जा रही है, किस तरीके से होती है, कैसे हम अपनी क्षमताओं को मापते हैं इसके जरिए, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। मॉक ड्रिल इस तरीके की होती है जैसे कि हमारे पास कोई ज्यादातर ऑक्यूपेंसी में पेशेंट आ जाते हैं तो हम उसको किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे जी। कि हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल है, हमारे पास नर्सिंग स्टाफ इस टाइप के लिए लड़ने के लिए अवेलेबल है, या हमारे पास जो सुविधाएं ऑक्सीजन है या कुछ इमरजेंसी जो वेंटिलेशन कितने हैं हमारे पास, तो उस तरीके से उसको करते हैं। और एक तरीके से हम डमी टाइप का भी करके देखते हैं कि भाई हम अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो कैसे उसको हम करेंगे जी। तो काफी तरीके से हम इसको करते हैं। एक साथ ज्यादा पेशेंट आ गए तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, हमारे पास कितने पेशेंट वेंटिलेशन के हैं और हमारी ये मान्यता पूरी हो रही है या नहीं हो रही है जी। इमरजेंसी में हम किस तरीके से इसको हैंडल कर पाएंगे। सर, पिछली बार जब कोरोना आया था तब हमें उसके बारे में जानकारी नहीं थी कि वो कैसे हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, किस तरीके से हमें संक्रमित करता है, लेकिन इस बार हमें उसका स्वभाव भी पता है, हमें उसके परिणाम भी पता है। तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए और मॉक ड्रिल जो है वो इसमें कैसे अहम रोल निभाने वाला है? देखिए, पिछली बार तरीके से प्रीपेड तरीके की हमारे जितनी हम लोगों ने वो भी सराहनीय, पर पिछले बार ओमिक्रॉन दूसरे भी आए हैं, उनसे हमें बहुत सारी सीख मिली है जी। तो उसी से हम कर सकते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट करें, किस तरीके से हम डायग्नोज करते हैं, हम तरीके से उसको
जी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम पिछली बार हमें अनुभव हो चुका, जैसे पिछले केस आए थे, डेल्टा भी आया था, ओमिक्रॉन भी आया था। जी हम लोग कहते थे कि जी। सर, हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शारदा हॉस्पिटल में। सर, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। थैंक यू सो मच। सर, कोरोना पर आज मॉक ड्रिल डे है, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, जो मॉक ड्रिल है ये कोरोना से जंग में इस बार कितनी अहम भूमिका निभाएगा? पिछली बार जो कमियां हमसे रह गई थी, जो चूक हमसे हुई थी, वो उसको पूरा करने में ये जो मॉक ड्रिल है, अभियान है, ये कितना अहम भूमिका निभाएगा? देखिए, जो मॉक ड्रिल होती है वो हम एक बेहतर तैयारी के लिए करते हैं जी। जैसे कि अभी बहुत सारा चाइना में हैवॉक मच रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत करीब 4 करोड़ केसेस पर डे आ रहे हैं जी। तो हमें उसके लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार रखना होगा कि इन केस अगर हमारे पास एक वेव आती है, एपिडेमिक वेव या स्पाइक कोई भी राइज करता है, तो सारे हॉस्पिटल्स को इस चीज के लिए रेडी रहना होगा कि वो किसी भी एडवर्स कंडीशन को आराम से टैकल कर सके। जी। तो ये मॉक ड्रिल बस एक उसी का प्रयास है। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी चीज आ जाती है तो हम अपने हॉस्पिटल और अपने स्वास्थ्य तंत्र के साथ बिल्कुल रेडी रहें। बिल्कुल सर, अगर संक्रमण दर पिछली बार की तरह अचानक से अगर बढ़ने लगता है तो कोरोना को लेकर भारत सरकार की तैयारी कैसी होनी चाहिए, जिससे कोरोना इस बार पैर ही ना पसार सके? पिछली बार जो भयंकर परिणाम हमने देखे हैं उस स्थिति की नौबत ही ना आए। देखिए, पहली बात तो वैक्सीनेशन प्रमोशन मिलने की और भी जरूरत है जी। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और अराउंड 98% जो कंट्री में लोग हैं वो पहली 2 डोजेज लगवा चुके हैं। 34 तो 5% लोग जो है वो बूस्टर डोजेज लगवा चुके हैं जी। तो बूस्टर डोज को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बूस्टर डोज या वैक्सीनेशन ही एकमात्र हमारे पास ब्रह्मास्त्र है जिसकी वजह से हम अभी तक कोविड को टैकल करते आए। जिस वेरिएंट हम BF.7 की बात कर रहे हैं वो जुलाई से हमारी कंट्री में, तो ऐसा नहीं कि हम उससे एक्सपोज नहीं है। जी। तो पैनिक नहीं होना है और वैक्सीनेशन को प्रमोट करना है और गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशली टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, वहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट में एसेंशियल मेडिसिन और गैस सिलेंडर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स, उनकी जो कमियां हैं वो पूरी करें और ऐसी आपातकालीन कंडीशन में सेकेंड वेव जैसी कंडीशन ना हो। जी। अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगी, पिछली बार जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा अभाव देखने को मिला था, ऑक्सीजन की कमी अस्पतालों में, बेड की कमी, वेंटिलेटर की कमी, ICU की कमी, इन सब चीजों का भारी अभाव देखने को मिला था जब अचानक से लहर आई थी। और इस बार क्या कुछ तैयारी होनी चाहिए? मॉक ड्रिल से इन सब चीजों को कितना फायदा मिलेगा? इन सब तैयारियों को दुरुस्त करने में पहले से ही मॉक ड्रिल का कितना इसमें फायदा मिलेगा? देखो, मॉक ड्रिल का इसमें फायदा मिलेगा। मॉक ड्रिल से हम अपनी सुविधाएं जांचते हैं, सुविधाएं कर सकते हैं, डॉक्टर की क्षमता देखते हैं, नर्सिंग क्षमता देखते हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पहले तो कोरोना आया था उस समय उससे प्रीपेड नहीं थे जी। हम इससे प्रीपेड अस्पतालों में, चाहे छोटा नर्सिंग हो, चाहे या बड़ा अस्पताल है, सभी के अंदर उस समय हमें ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ी थी जी। जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे और पेशेंट को बिना ऑक्सीजन के भी जान चली गई थी उस समय भी। हम मॉक ड्रिल इसलिए कर रहे हैं कि ऑक्सीजन मात्रा कितनी है, हमारे अंदर पेशेंट आ जाएंगे, कितने हमारे अंदर बेड लगे हुए हैं और मेडिसिन की कोई कमी तो नहीं रह पाएगी और पेशेंट को किस तरीके से टैकल करेंगे, कितने हमारे पास वेंटिलेशन है। तो बड़े से बड़े और छोटी छोटी अस्पतालों में इससे जो सरकार ने जो सब्सिडी दी थी हमें कि वेंटिलेशन खरीद लीजिए, उसमें सब्सिडी दी थी, तो वो अस्पतालों में, छोटे अस्पतालों में भी वेंटिलेशन की सुविधा अपने पास हुई है। तो मॉक ड्रिल जो है हम इसीलिए कर रहे हैं कि भाई हम कैसे पेशेंट को टैकल, इमरजेंसी आ जाती है कभी कभी, कोरोना में आपने देखा होगा, मैं 7 फूल ले रहा, सैचुरेशन 56 पे रह गया और सैचुरेशन नहीं बढ़ रहा तो उसको ऑक्सीजन की अर्जेंट जरूरत है, तो उसको हम कैसे टैकल कर पाएंगे और कैसे हम उसको डायग्नोज करेंगे, किस तरीके से कि कोरोना का ही अटैक है किसी को ठीक कर सके जी। तो बिकॉज हमें सबसे पहले तो उसमें डिफरेंशियल डायग्नोज भी देखनी है कि भाई ये कोरोना नहीं है या कोई हार्ट अटैक है या कुछ भी है। मॉक ड्रिल करके बहुत सारी चीजें हम नाप लेते हैं अपने अंदर कि हमारी क्षमता कितनी है। जैसे कि पेशेंट गिर जाता है, कोरोना में भी गिर जाता है, उसको देखना है कि भाई हमें कौन सी चीजें हैं जो हमारे अंदर कमियां रह गई हैं, उन कमियों को हम सुधार सकें।
बिल्कुल सर, कमियों को सुधारना जरूरी है। श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो नया वेरिएंट है, ये पिछले वेरिएंट से कितना खतरनाक है, कितना हमें सावधान रहने की जरूरत है इस नए वेरिएंट से, BF7? BF.7 का जो वो 11% ज्यादा है हमारे अभी तक के ओमिक्रॉन के वेरिएंट है। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं ये कहूँगा इंडिया में अभी बहुत ज्यादा इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत एडिक्वेट अमाउंट है, हमारे जो जितने भी पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड है। तो इससे जो इफेक्ट आएंगे वो माइल्ड और फ्लू लाइक सिम्टम्स भी आने चाहिए जी। बहुत सीवियर केसेस में इसका कन्वर्जन नहीं होगा। हालांकि उन लोगों को खासा ध्यान रखना होगा जो लोग पूरी डिजीज से जूझ रहे हैं, लाइक जिनको हार्ट डिजीज है, लिवर डिजीज है या कैंसर की दवाइयों पर है या कैंसर है। तो जो खासतौर पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट है उनको ज्यादा ध्यान देना होगा अपने ऊपर कि वो किसी भी इस तरीके के फ्लू लाइक सिम्टम को इग्नोर ना करें और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जी। तो BF.7 बेशक बहुत ही ज्यादा वायरुलेंट वायरस का स्ट्रेन है और चाइना में ये इसलिए क्योंकि जो वहाँ वैक्सीन है उसकी एफिकेसी 34-35% थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है और वहाँ की बहुत सारी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड भी नहीं है। तो ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है, ये होना ही था एक तरीके से चाइना में। तो इंडिया में अभी बहुत पैनिक स्टेट में नहीं जाना चाहिए, हालांकि अपनी तैयारी भरपूर रखनी चाहिए। जी अनिल जी, एक तरफ तो सरकार मॉक ड्रिल कर रही है, वहीं अगर हम वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन पर कितना जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन की जो रफ्तार थी वो दूसरी लहर के बाद धीमी पड़ गई थी, लोग भी उतना अवेयर नहीं हो रहे थे या बहुत ज़्यादा सीरियसली इसको नहीं ले रहे थे। मॉक ड्रिल की जा रही है, तैयारी दुरुस्त की जा रही है, वो ठीक है, लेकिन वैक्सीनेशन पर कितना ध्यान और जोर देने की ज़रूरत है अभी? है वो तो टोटल हो ही चुकी है। जो 5% लोग रह रहे हैं उसके लिए वैक्सीन में जोर लगाना चाहिए। उसके लिए सरकार को जैसी सुविधा वैक्सीनेशन जो प्राइवेट अस्पतालों में हो रहा था तो चालू कर देना चाहिए। तो बूस्टर डोज है वो भी होना, क्योंकि सर बूस्टर डोज जो है वो अभी सबको नहीं लगी है, वो मात्र 20 या 25% लोगों को ही अभी बूस्टर डोज मिल पाई है। मैडम जो 2 डोज थी पहली वाली जो डोज थी 95% लोगों को लग चुकी है, जो बूस्टर डोज को कम से कम 20-25% लोगों को लग चुकी है। पर बूस्टर डोज का जो है वो हमारे जो कोविड आ रहा है इसमें काफी कारगर है। और जो पहली जो डोज लगी है उसका जो हमें एंटीबॉडीज अगर IgM करा के देखेंगे तो उसका हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास कितनी एंटीबॉडीज है कोरोना से लड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा और BF7 में ये डिफरेंस है, जब तक इसका जीनोम सीक्वेंस नहीं होगा, जब इसके जीन का पता नहीं लगेगा उस तरीके का है, तब तक हम इसको कहने क्या है। आप समझ सकते बात, जैसे कि 2013 हिंदुस्तान में अभी पटना एयरपोर्ट में कुछ विदेशी लोग थे, 2-3 लोग जो पॉजिटिव आए, 3-4 लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ लोग पॉजिटिव आए हैं। तो RT-PCR से भी कराना पड़ेगा और उसकी जो जीवन से कैसे करा दी तो सरकार को समझे पता लगता है कि BF7 ही नहीं है, पहला वाला ओमिक्रॉन है, डेल्टा है, उसका है कोई फर्क नहीं, समझे। तो इसलिए हमें वैक्सीनेशन पर पूरा जोर लगाना पड़ेगा। मैं अपने भाइयों से और सभी से कहना चाहूंगा कि सभी लास्ट वाले रूम में कोई नहीं है क्या? वहाँ कोई नहीं है क्या? पहले जी श्रीवास्तव जी, पिछली बार जब कोरोना की लहर आई थी पहली और दूसरी, तब हम अनजान थे उससे, तब हमें ना उसका व्यवहार पता था, ना उसके दुष्परिणाम पता थे, ना ये पता था कि वो किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाएगा, कितना नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अब ये सब चीजें हम जानते हैं और इसी के लिए मॉक ड्रिल भी की जा रही है, तो कितना फायदेमंद रहेगा ये हमारे लिए? जी बिल्कुल ही बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मॉक ड्रिल मैंने जैसे आपको कहा हमें अपनी तैयारी को और पुख्ता करने के लिए किया है। हालांकि अब हम जो कोविड के साथ हमें रहना सीख जाना चाहिए, क्योंकि कोविड जाने वाला तो नहीं है। इसके माइल्ड सिम्टम्स तो हमेशा ही रहेंगे। जैसे आप अमेरिकन कोई भी आप स्टडी लीजिए, वहाँ इन्फ्लुएंजा से हर साल कुछ मौतें होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उससे बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएं। तो वैक्सीनेशन इज ओनली सोल्यूशन। अभी गवर्नमेंट ने इंट्रानेजल वैक्सीन भी लॉन्च कर दी है। जिन लोगों ने अभी सुई के डर से वैक्सीन नहीं लगाई है वो आराम से वैक्सीन लगा सकते हैं। उसमें बहुत टेक्निकलिटी की भी जरूरत नहीं है, 4-4 बूंद दोनों नाक में डालना होता है। तो वो बहुत ही अच्छा जो सिस्टम है वो डेवलप हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं बहुत आराम से, बिना किसी प्रॉब्लम के, कि जो मॉक ड्रिल हो रही है ये हमारे कंडीशन को और पुख्ता ही करेगी।
और हम और बेहतर तरीके से कोविड के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और अगर लोगों की बात की जाए तो लोगों को कौन कौन सा एहतियातन बरतने चाहिए जिससे वो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सके, कोरोना से बच सके? मास्क है, योग है, एक्सरसाइज है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सब कितना जरूरी है इस BF7 के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं अभी की कहूँगा कि अभी आप देखिए न्यू ईयर आने वाला है जी तो न्यू ईयर में अभी पार्टी मूड ऑन है। जी अभी हर कोई पार्टी में जाना चाहता है, क्लब में जाना चाहता है, बहुत सारे पब्लिक गैदरिंग में जाना चाहता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप अगर फ्लू लाइक सिम्टम से जूझ रहे हैं तो हालांकि पहले आप पार्टी को अवॉइड करिए, अभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप जाते भी हैं और आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स है या आपके घर में कोई क्रोनिक इलनेस से जूझ रहा पेशेंट है तो आप पार्टी में ना जाएं। जी अगर आपको इन केस पार्टी करनी भी है तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ करें, उन दोस्तों के साथ करें, उन लोगों के साथ करें जिनको आप जानते हैं, उनके वैक्सीनेशन स्टेटस से आप वाकिफ हैं। अगर आप किसी बहुत बड़ी पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं जहां पे आने वाले लोगों के बारे में आपको नहीं पता है तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जी सकता है। हालांकि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग जितनी हो सके उतनी फॉलो करें और पर्सनल हाइजीन पे खासा ध्यान दें। तो मेरा ये बहुत सजेशन सिंपल सा है और अपने बच्चों को खास तौर पे पर्सनल हाइजीन और कोविड रिलेटेड एटिकेट के लिए ट्रेन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। और इस नए वेरिएंट की अगर बात की जाए, ये चीन में वहां पर हालात अनकंट्रोल्ड हो गए हैं, वहां पर हालात बेकाबू हैं। भारत के लोगों की बात की जाए तो यहाँ का जो खान पान है लोगों में और जो डेली लाइफ है, रूटीन है, वो भी उसमें काफी अंतर है। बूस्टर डोज भी लग चुकी है, ज्यादातर लोगों को टीके की एक ना एक डोज लग चुकी है। तो ये लोगों को कितना बचाएगा इस नए वेरिएंट के खतरे से? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही वेरिएशन है, स्पेशली फूड्स को लेके। तो और जो इंडिया में जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है एक कॉमन इंडियन फूड का, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है जी। और मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूंगा कि इसमें आपको डेली एक्सरसाइज एंड योगा शामिल कर लेना चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ में। जी एक्सर्शनल एक्सरसाइजेज से बचना चाहिए, खास तौर पे उन पेशेंट्स को जिनको क्रोनिक कोविड हो चुका है और जिनका लंग्स इन्वॉल्व था। तो उन्हें बहुत एक्सर्शनल एक्सरसाइज से बचना चाहिए। नॉर्मल बेसिक एक्सरसाइज पर डे करिए, वेट लूज करिए और हाई इम्यूनिटी के जितनी भी चीजें हैं आप ले सकते हैं। खासतौर पे विटामिन सी वगैरह जो अपने खाने में है उनकी मात्रा को आप बढ़ाइए और इससे आपकी इम्यूनिटी काफी अच्छी रहेगी। अनिल जी, एक चीज यहाँ पर देखी जाती है, सरकार ने एडवाइजरी जारी की, लोगों द्वारा फिर भी सतर्कता इतनी नहीं बरती जाती है, लोग लापरवाह कहीं ना कहीं नजर आते हैं। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या कुछ सतर्कता उनको बरतनी चाहिए? किन चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हालात यहाँ पर बेकाबू ना हो? देखिए, मैं समाज के लोगों से वही बात करना चाहूंगा जो पहले कोरोना आया था, समय जब ओमिक्रॉन हुआ, डेल्टा हुआ, तो हमें यही कहना है कि मास्क मुंह के ऊपर लगा के रखें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, सैनिटाइजर अपने पास रखें, भीड़ वाले एरिया में नहीं जाएं, नहीं अभी जो न्यू आने वाला उसमें लोगों से बना के रखें, अपने घर के अंदर रहें। अभी जब तक पूरी तरीके से कंफर्म ना हो तब तक जीनोम सीक्वेंस के गाँव वाला प्रचार से कराया तो जीनोम सीक्वेंस उस बारे में पता लगता है तो फिर भी हमें मास्क लगाना है, सैनिटाइजर करना है जी। और सर, एक चीज और, यहाँ पर बच्चों और बुजुर्गों को किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए? उनको कितना सतर्क रहने की जरूरत है? क्योंकि दूसरी लहर में ज्यादातर जो खतरा वो बुजुर्गों पर देखा गया था। जी 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 बेसिकली बुजुर्गों को जो पहले की बीमारी है उनके नाम के ऊपर हिस्ट्री है, जैसे किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट की डिजीज है, किसी को कुछ की डिजीज है। तो इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी बहुत कम होती है बुजुर्गों की। तो इम्यूनिटी उनको जो है बैक्टीरिया पकड़ लेते हैं, वायरस पकड़ लेते हैं, तो उनको घर के अंदर रहना चाहिए, अपनी दवाई जैसे बीपी की दवाई लेनी चाहिए, शुगर की दवाई लेनी चाहिए, डायबिटीज ले रहे हैं, लेते रहना चाहिए, अपनी प्रॉपर जांच करवानी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, जिससे उसको पता लगता रहना चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है। उसको डायबिटीज की दवाई टाइम पे लो और अपनी दवाई को ठीक ठाक से लेता रहेंगे तो सब कंट्रोल रहेगा। उसको भीड़ भाड़ रखना चाहिए, जैसे जो मेंबर काम करके जा रहे हैं, करने जा रहा है, उनको मेंटेन करके उसके ठीक तरीके से उसको सैनिटाइज करके रखें और उससे दूरी बनाते हैं। क्योंकि वायरस किस तरीके से आपके घर के अंदर आ गया, उसके बाद आपने देखा होगा डेल्टा वेरिएंट हुआ तो लोग अपनी नमाज में नहीं होगा, फिर भी डॉक्टर होते हैं जो काम ऐसे लोग कहते हैं कि शहर के अंदर ही हो रहा है और कहीं पे भी नहीं, तो वो कैसे वहाँ पे ट्रांसफर होने को लगे और ऐसे ट्रांसफर होने को लगे। उसके घर में बुजुर्ग लोग थे, तो पकड़ लिया जो लेडीज 80 साल की लेडीज है, कोरोना कैसे होता है
तो बड़े बूढ़ों को ये मैं यही कहना चाहूँगा कि बुजुर्ग लोग हैं उनको तो बाहर कोई काम करके जाते हैं, उनके घर से दिल्ली जाता है, कोई कहीं जाता है, अपने शहर के अंदर काम करने जाते हैं, तो उनसे दूरी बना के रखें, उनके प्रॉपर कॉन्टैक्ट करके रखें और अपने को व्यायाम करते हैं, अपने आहार लेते हैं, बढ़िया तरीके से उसको बाहर लें और डिस्टेंस मेंटेन करते रहें। मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि बच्चों को जैसे आजकल फ्लू चल रहा है, बहुत ज्यादा हो रही है। बिल्कुल सर। श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार ने जो मॉकड्रिल का फैसला लिया है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का और अस्पतालों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, कोविड संबंधी उपकरण है, उसके आकलन के लिए ये कितना मददगार होगा कोरोना से जंग में, कितना ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगा? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, जिसमें मॉक ड्रिल में हम एक कंडीशन तैयार करते हैं, जिसमें हम एक पूरी सिचुएशन को दोबारा एक रोल प्ले की तरह करते हैं, जिसमें हर चीज़ और एक सीरियस पेशेंट हम लेते हैं, सीरियस पेशेंट को एक हम कोड ब्लू ऑन करके और उस तरीके से हर बड़े हॉस्पिटल में हम करते हैं कि ऑक्सीजन से लेके एनेस्थीसिया की टीम कितनी इंटैक्ट है हमारी, इंटूबेशन कितनी देर में हम पेशेंट को कर सकते हैं, कितनी देर में हम ऑक्सीजन सप्लाई को एडिक्वेटली हर पेशेंट तक पहुंचा सकते हैं, तो उनको बेड के अकॉर्डिंग हम एक मॉक ड्रिल करते हैं पर्टिकुलर हॉस्पिटल के हिसाब से कि वो किस लेवल का हॉस्पिटल है। तो हम इसी तरीके से ये कह सकते हैं बस। तो मॉक ड्रिल डेफिनेटली एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। जी बिल्कुल सर। अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पिछली बार कोरोना की लहर के दौरान जो कमियां रह गई थी उसको दुरुस्त करने के लिए सरकार ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई है ताकि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो उनमें कमियां हैं, उनको पूरा किया जा सके, मानकों को पूरा किया जा सके, कोविड संबंधी जो उपकरण हैं उनका आकलन किया जा सके, अगर कमी है तो उनको पूरा किया जा सके। लेकिन एक बात इंडिया वॉइस हमेशा आपसे अपील कर रहा है कि सतर्कता, सावधानी ही बचाव है, इसलिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।